गुड इवनिंग दोस्तों, श्री राम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी कि संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे। संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने देखा था कि इकहरी या एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई थी, जबकि वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया था। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, जबकि विधि का समान संरक्षण अमेरिका से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई थी। उसके बाद देखा जाए तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई थी, जबकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई थी। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार या सामान्य निर्वाचन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से ली गई थी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई थी। 12 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान भी आयरलैंड से लिया गया था। मौलिक अधिकार अमेरिका से, जबकि मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे। तो संविधान के स्रोतों के बारे में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है उसमें अपन महत्वपूर्ण या अपनी क्लास का बिंदु है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना या यूं कहें उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। प्रस्तावना या उद्देशिका के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो प्रस्तावना से भारतीय संविधान प्रारंभ होता है, यानी कि उद्देशिका या प्रस्तावना है, यहां से क्या होता है, संविधान प्रारंभ होता है। उद्देशिका से संविधान प्रारंभ होता है, और उद्देशिका से जो संविधान प्रारंभ होता है यह व्यवस्था, यानी कि उद्देशिका से संविधान प्रारंभ होगा, इस प्रकार की जो व्यवस्था है यह व्यवस्था अपनाई गई थी अमेरिका से। कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई है कि प्रस्तावना से संविधान का प्रारंभ होगा, यह व्यवस्था अमेरिका से ली गई। जबकि प्रस्तावना की भाषा की अगर बात की जाए तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, जबकि संविधान प्रस्तावना से प्रारंभ होगा, यह व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। उसके बाद अगर बात की जाए आगे तो प्रस्तावना का आधार क्या है? प्रस्तावना का आधार क्या है? प्रस्तावना के आधार की अगर अपन बात करें तो प्रस्तावना का जो आधार है वो आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। और उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आप सभी को पता ही है कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था कब? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, और यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था कब? 22 जनवरी 1947, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत तथा 22 जनवरी 1947 को पारित जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि प्रस्तावना का आधार क्या रहा था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार रहा था। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन कि प्रस्तावना में क्या है, किन चीजों को सम्मिलित किया गया है, तो प्रस्तावना अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना क्या है या प्रस्तावना में क्या है, तो प्रस्तावना में भारतीय संविधान के उद्देश्य हैं। क्या है? प्रस्तावना में भारतीय संविधान के उद्देश्यों, प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। किसका निर्धारण? उद्देश्यों का निर्धारण। भारतीय संविधान के उद्देश्यों का निर्धारण प्रस्तावना में किया गया है, और उद्देश्यों का निर्धारण होने के कारण ही प्रस्तावना को संविधान का प्रतिबिंब क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान का
प्रतिबिंब या दर्पण कहा जाता है। बात समझ में आई? यानी कि भारतीय संविधान के जो आदर्श हैं, जो उद्देश्य हैं, संविधान का जो दर्शन है, उन सबका संकलन प्रस्तावना में किया गया है। इस बात को स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य, आदर्श और संविधान का जो दर्शन है वो किसमें निहित है? प्रस्तावना में निहित है। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था ठाकुर दुर्गादास भार्गव। ठाकुर दुर्गादास भार्गव और एक और नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठाकुर दुर्गादास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, याद रहे। उसके बाद अगर बात करें आगे तो एक आर्टिकल आता है जिसका नाम है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा कहा। फिर इसके बाद एक और नाम अगर देखें अपन तो एक और नाम आता है और वो नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। क्या नाम है? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निदेशक तत्वों को, किसको? नीति निदेशक तत्वों को। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। यानी कि सीधा सा स्पष्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए संविधान की आत्मा तो अनुच्छेद 32, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार पूछा जाए तो नीति निर्देशक तत्व। जबकि सीधा अगर प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। इसी के साथ अगर एक और वक्तव्य देखें तो एक और वक्तव्य आता है अपने सामने और वो है कि के एम मुंशी। आप जानते ही हो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और के एम मुंशी की अगर बात की जाए तो के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। क्या कहा है? संविधान की जन्म कुंडली। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा था के एम मुंशी ने। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। अपन भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका पढ़ रहे हैं। उद्देशिका से ही संविधान प्रारंभ होता है और इस प्रकार की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के आदर्श, उद्देश्य और दर्शन का स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसी कारण प्रस्तावना को संविधान का प्रतिबिंब या दर्पण कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, अभिन्न अंग है। आत्मा डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव तथा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जबकि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था और नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा था। ये प्रस्तावना के बारे में सामान्य जानकारी हुई है। आगे अपन चर्चा करते हैं कि संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना का किस प्रकार से वर्णन है, प्रस्तावना की भाषा क्या है। आइए देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना की अगर अपन बात करें तो सामने सीधा लिखा हुआ आपके सामने संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। और प्रस्तावना प्रारंभ होती है, प्रारंभ की जो लाइन है वो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये एक पैरा है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। प्रस्तावना में जो पहली लाइन स्पष्ट रूप से आपके सामने आई है कि हम भारत के लोग, क्या आया है, हम भारत के लोग, जो लाइन सामने दिख रही है, इस हम भारत के लोग शब्द से तात्पर्य है कि भारत में सर्वोच्च, भारत में सर्वोच्च कौन है, जनता है। भारत में सर्वोच्च कौन है, जनता है, जनता संप्रभु है। यानी कि हम भारत के लोग शब्द से तात्पर्य है कि भारत में जनता शक्तिशाली है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च शक्तिमान संविधान ही है। तो हम भारत के लोग शब्द से तात्पर्य है कि भारत में सर्वोच्च कौन है, जनता है। दूसरा शब्द आता है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संप्रभुता की यहां पर बात की गई है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर शब्द आता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द है, एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और फिर एक शब्द आएगा आपके सामने और वो शब्द है अखंडता। अखंडता, ये तीनों शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो प्रस्तावना लागू हुई थी उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द नहीं थे। यानी कि ये तीन शब्द बाद में जोड़े गए। और बाद में कब जोड़े गए, आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी के समय एक संविधान संशोधन हुआ था, वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। यानी कि मूल संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये तीनों शब्द संविधान में प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अब इन शब्दों के अर्थ क्या होंगे उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक शब्द आया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष और चौथा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद है लोकतंत्रात्मक और फिर है गणराज्य। इन शब्दों का अर्थ क्या है यह समझने के बाद फिर अपन यहां से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। फिर बात करें हम कि प्रस्तावना में लाइन थी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संप्रभुता, यहां संप्रभुता शब्द से तात्पर्य क्या है यह समझना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संप्रभुता शब्द से तात्पर्य है कि सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता शब्द से क्या तात्पर्य है, सर्वोच्च सत्ता। और सर्वोच्च सत्ता या सर्वशक्तिमान कौन है। तो संप्रभुता शब्द से तात्पर्य है कि सर्वोच्च सत्ता, यानी कि भारत में जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में नहीं थे लेकिन सर्वशक्तिमान संविधान है। और संप्रभुता में कहा गया है कि भारत अपने बाह्य और आंतरिक जो मामले हैं, बाह्य और आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। यानी कि संप्रभुता शब्द से तात्पर्य है कि सर्वशक्तिमान और भारत अपने बाह्य तथा आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। यह इनके अंतर्गत किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, संविधान में ही निहित है। तो संप्रभुता से सीधा स्पष्ट है कि बाह्य और आंतरिक मामले में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद दूसरे शब्द की अगर बात करें तो दूसरा शब्द क्या है, देखिए दूसरा शब्द आता है समाजवादी शब्द की अगर बात की जाए तो समाजवादी शब्द से यहां पर तात्पर्य है सीधा सा कि राज्य के जो
उत्पादन उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के जो साधन हैं ये राज्य के स्वामित्व में रहेंगे। किसके? राज्य के स्वामित्व, राज्य के स्वामित्व में रहेंगे, तथा आय का समान वितरण हो, आय की असमानता न बढ़े। ये समाजवादी शब्द से तात्पर्य, यानी कि उत्पादन के जो साधन है उन महत्वपूर्ण साधनों पर राज्य का स्वामित्व रहेगा। अगर अपन संविधान की बात करें तो संविधान में एक अनुच्छेद आता है और वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 39। आर्टिकल 39 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 39 का पार्ट बी, अनुच्छेद 39 के बी की बात करें तो अनुच्छेद 39 बी में कहा गया है कि जो भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन, इन भौतिक संसाधनों, इन भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं हो, यानी कि जो भौतिक संसाधन है इन भौतिक संसाधनों का सार्वजनिक हित में वितरण किया जाए। किसमें वितरण किया जाए? सार्वजनिक हित में वितरण, सार्वजनिक हित में वितरण किया जाए। यह आर्टिकल 39 बी कहता है कि भौतिक संसाधनों का सार्वजनिक हित में वितरण किया जाए, जो एक समाजवाद को दर्शाता है। उसके बाद इसी में अगर अगले आर्टिकल की बात करें तो अगला आर्टिकल है 39 सी, अनुच्छेद 39 सी। अनुच्छेद 39 सी की अगर अपन बात करें, आर्टिकल 39 सी, तो 39 सी की अगर बात की जाए तो यहां पर कहा गया है कि संपत्ति का, जो संपत्ति है, संपत्ति का अहितकारी केंद्रीकरण ना हो, अहितकारी केंद्रीकरण ना हो। यानी कि समाजवादी शब्द से सीधा तात्पर्य है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होगा तथा आय की असमानता न बढ़े। और समाजवादी शब्द को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है आर्टिकल 39 में, जिसमें आर्टिकल 39 बी में कहा गया है कि भौतिक संसाधनों का सार्वजनिक हित में वितरण हो तथा संपत्ति का अहितकारी केंद्रीकरण नहीं हो। मतलब इस प्रकार से संपत्ति का अर्जन नहीं किया जाए जिसके कारण अन्य नागरिकों के हितों को नुकसान पहुंचे। मतलब केंद्रीकरण हो लेकिन अहितकारी केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आगे बात करें तो अगला शब्द था हमारे पास पंथ निरपेक्ष। अगला शब्द था पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष की अगर बात करें इसकी व्यापक परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 25 में। किसमें दी गई है? अनुच्छेद 25 में इसकी व्यापक परिभाषा दी गई है। लेकिन यहां पर आपको मैं समझा दूं कि पंथ निरपेक्ष शब्द से तात्पर्य है कि राज्य का कोई एक घोषित धर्म नहीं होगा, यानी कि राज्य का कोई घोषित धर्म नहीं है, राज्य के लिए सभी धर्म एक समान होंगे। यानी कि पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य का कोई घोषित धर्म नहीं होगा। यहां पर दो शब्द आए हैं, एक शब्द आया है धर्म और दूसरा शब्द आया है पंथ। बात समझ में आई? एक शब्द है धर्म और एक है पंथ। यानी कि धर्म की अगर बात करें तो धर्म एक संकुचित विचारधारा है। कैसी है? संकुचित। और पंथ की अगर बात की जाए तो पंथ एक विस्तृत विचारधारा है। क्या है? विस्तृत विचारधारा है। यहां पर बात हो रही है किसकी? विचारधारा की बात हो रही है। विचारधारा की बात की जाए तो जो धर्म है वो एक संकुचित विचारधारा है और पंथ क्या है? एक विस्तृत विचारधारा है। यानी कि आर्टिकल 25 में इसकी व्यापक व्याख्या है और कहा गया है कि राज्य का कोई एक घोषित धर्म नहीं होगा, राज्य के लिए सभी धर्म एक समान होंगे और राज्य पूर्ण रूप से पंथ निरपेक्ष है। यहां पर मैंने पंथ और धर्म शब्द से भी आपको परिचित करवाया है कि धर्म एक संकुचित या मानसिक या संकीर्ण मानसिकता वाली विचारधारा है जिसमें जाति प्रथा को बढ़ावा दिया गया है, और पंथ जो है एक विस्तृत विचारधारा है जिसमें सभी को समान रूप से देखा गया है। उसके बाद अगर बात करें तो अगला शब्द आया था अपने पास लोकतंत्रात्मक। क्या है? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक शब्द से तात्पर्य अपन ने पीछे भी चर्चा की थी। लोकतंत्र से तात्पर्य है कि जो शासन व्यवस्था है, क्या है? शासन व्यवस्था।
इस शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा जनता की भागीदारी से। किससे? जनता की भागीदारी। जनता की भागीदारी से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए। जहां जनता की भागीदारी से शासन व्यवस्था का संचालन होगा वही क्या है? लोकतंत्र है। और एक शब्द आया था अपने पास गणतंत्र। क्या आया था? गणतंत्र। गणतंत्र से तात्पर्य है कि जो शासक हैं, गणतंत्र से तात्पर्य क्या है? जो शासक हैं, शासक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, शासक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा। यही गणतंत्र है। यानी कि गणतंत्र से तात्पर्य है कि शासक वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होगा। निर्वाचित चाहे वह प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। तो गणतंत्र का अर्थ समझ में आया? ये शासक जनता द्वारा निर्वाचित होगा, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी, जनता के माध्यम से शासन का संचालन होगा, वही लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र और गणतंत्र स्पष्ट हो चुका होगा। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो अगली अगर बात करें, यहां तक क्लियर हो चुका है। पुनः बोलता हूं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आपको ये स्पष्ट रूप से याद रखना है, क्लियर याद होना चाहिए आपको क्रम से। पहले आया था प्रभुत्व संपन्न, फिर दूसरा शब्द है समाजवादी। पहला शब्द क्या है? प्रभुत्व संपन्न, फिर दूसरा समाजवादी, फिर आया लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्र और फिर गणराज्य। इनका एग्जाम में क्रम पूछा जाता है तो आपको क्रम याद रखना है। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य। फिर अगला है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। न्याय है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। बात समझ में आई? अगर मूल संविधान की बात की जाए या मूल प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अब यहाँ आर्थिक शब्द की अगर विस्तृत व्याख्या की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46, जो आर्टिकल 46 है, इस अनुच्छेद 46 में आर्थिक समानता के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं उनके हितों को ध्यान में रखे। तो आर्थिक विकास की बात आर्टिकल 46 में की गई है। सामाजिक की अगर बात करें अपन तो अभी पढ़ा था आर्टिकल 39, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है जो नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर अगला अगर देखें अपन तो न्याय कितने प्रकार के हुए? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर अगर अपन देखें तो अगला बिंदु है अपने पास विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि उद्देशिका में स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आपको पता होना चाहिए ये जो 5 शब्द है, यहाँ से सीधा आरएस मेंस 2018 में प्रश्न था, उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रताओं की व्याख्या कीजिए। यानी कि प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रता है उसकी व्याख्या करनी थी, सीधा प्रश्न आया था। अगर अपन यहाँ देखें विचार और अभिव्यक्ति की बात करें तो संविधान का एक आर्टिकल है और वो है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में वाक अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धर्म की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 25 में धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसकी व्यापक चर्चा अपन मौलिक अधिकारों में करेंगे। आपको क्रम से याद रखना, पहला शब्द है विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म और फिर उपासना। यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो अगला है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्विलिटी या समानता। यानी कि समता जो है वो 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार।
तो दो प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। पहला है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। और इसका संविधान में जो स्पष्ट उल्लेख मिलता है वो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 16 में। किसमें मिलता है? जो अनुच्छेद 16 है, इस अनुच्छेद 16 में प्रतिष्ठा अवसर, समान अवसर की बात की गई है और अवसर की स्वतंत्रता में ही प्रतिष्ठा निहित है। यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की जो समानता है वो किसमें है? अनुच्छेद 16 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो दो प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। यानी कि बंधुता की अगर बात करें, भाईचारे की अगर बात करें, तो मौलिक कर्तव्य में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में। अगर बंधुता की बात करें तो बंधुता यहाँ पर कैसी है कि बंधुता यहाँ पर स्पष्ट की गई है। पहला तो भाई व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखे। किसकी गरिमा? व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखे। फिर दूसरा कहा गया है कि राष्ट्र की एकता को बनाए रखे, राष्ट्र की एकता को बनाए रखे, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। इस प्रकार की बंधुता या भाईचारा होना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से 4 शब्द आपके सामने दिखे हैं और यहाँ से एसआई के पेपर में प्रश्न था। पहला है कि न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता और चौथा है बंधुता। इनका क्रम पूछा था, एसआई के पेपर में क्रम पूछा था। इस प्रकार से ऑप्शन दिए थे और एक ऑप्शन दिया था जिसमें लिखा गया था न्याय, फिर लिखा गया था स्वतंत्रता और फिर इसके बाद लिखा गया था समता और फिर लिखा गया था बंधुता। तो ये क्रम से आपको याद रखना है कि पहले न्याय 3 प्रकार का, फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता, फिर 2 प्रकार की समता और उसके बाद फिर क्या है? बंधुता है। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो ये चारों शब्द आपको क्रम से याद रखने, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। एसआई के पेपर में पूछा था, ये आरएस मेंस में था। इस लाइन की व्याख्या पूछी थी कि प्रस्तावना में निहित तो स्वतंत्रता की व्याख्या कीजिए। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन, आगे अगर चर्चा करें तो अगली लाइन है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंतिम लाइन को याद रखना है। पूछा जाए कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किसके द्वारा किया गया? बात समझ रहे हो ना कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किसके द्वारा किया गया? तो भारत के लोगों द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत के लोगों। वहां ऐसा नहीं कहा था कि हम संविधान सभा के सदस्य संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। क्या कहा गया? कि हम भारत के लोग, यानी कि भारतीय नागरिकों के द्वारा संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। बात क्लियर हुई है? तो भारत के लोगों के द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था। अब बात की जाए तो भारत शब्द जो है वो भारत शब्द प्रस्तावना में 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार भारत शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख मिलता है। उसके बाद लोक शब्द की अगर बात की जाए तो 1 बार लोक शब्द का प्रयोग हुआ है और व्यक्ति की अगर बात की जाए तो व्यक्ति शब्द का प्रयोग भी कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। और प्रस्तावना में संशोधन भी कितनी बार हुआ है? तो प्रस्तावना में संशोधन 1 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? प्रस्तावना में संशोधन 1 बार हुआ था। कब हुआ था? तो हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कितने शब्द जोड़े गए? तो 3 जोड़े गए। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। किसके समय? इंदिरा गांधी के समय। इस प्रकार से प्रस्तावना में महत्वपूर्ण चीजों का वर्णन किया गया है। क्लियर हुई बात? इसको आपको अच्छे से याद रखना। न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय कितने प्रकार के हैं? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समता, समानता कितने प्रकार की? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बंधुता की अगर बात करें तो बंधुता कैसी है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। फिर बात आती है कि प्रस्तावना में किस तारीख का उल्लेख है? तो तारीख 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है। तिथि कौन सी है? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी का उल्लेख किया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।